आज का जो क्लास होने वाला है वो हम लोग का 12th का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। और आज का जो बच्चा क्लास जो बना है वो पूरे 12th का जो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, जो बिहार बोर्ड में जो जहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनेगा, आज पूरे कंबाइंड करके क्वेश्चन को बनाया गया है और यहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चा और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और याद रखना आज का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 35 ऑब्जेक्टिव का मैं सेट लाया हूं और पर डे 35 ऑब्जेक्टिव का सेट अब आएगा। जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं आ जाता तब तक 35 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा वो पर डे आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो सारे के सारे देखने को मिलेगा। इसलिए सब बच्चे को करना क्या है, इस क्लास को देखना भी है और कोशिश करना बच्चा लोग कि इसको करना क्या है, नोट कर लेना है। नोट करके तब इसको याद करना है। बिहार बोर्ड में देखने को यहां से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मतलब मैं उसी क्वेश्चन को मैं सेट में डालूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ बिहार बोर्ड में यहां से क्वेश्चन राइज बन सकता है, मैं उन्हीं को उसमें डालूंगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं खाता हूं और मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देख बच्चा, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दिया हुआ है। मतलब वो एक लंबा सीधा तार है, एक लंबा सीधा तार है। जैसे मान ले बच्चा यहां पर कि यहां पर एक तार है और इस तार से क्या है, इस तार से r दूरी पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना बच्चा, E1 दिया हुआ है। और कह रहा है फिर इसी तार से 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बच्चा कितना दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है। तो कह क्या रहा है कि E1 तथा E1 एवं E2 का अनुपात पूछ रहा है। मतलब हुआ एक लंबा सीधा तार है, तो तार के कारण जो ये जो तार है ना, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है ये E इज इक्वल टू होता है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बच्चा लोग R होता है। ये आवेशित चालक, मतलब कोई आवेशित अगर कोई चालक तार होगा तो इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, E1 और E2 का अनुपात पूछ रहा है। तो बुआ रे देख, तो E1 बाय E2 बराबर अनुपात पूछा। E1 क्या है, बोल रहा है E1 किसके कारण है, तो E1 है R दूरी के कारण और E2 बच्चा किसके कारण है, E2 है कितना 2R दूरी के कारण, यही ना। तो आजा ध्यान से देखो बुआ रे, एकदम ध्यान से देखना, जहां लगे बुआ दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होगा सो मैं इस कदर मैं बता दूंगा कि बच्चा दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे बता दूंगा। अब देख बच्चा रे, E जो है ना E1 बोल रहा है, तो E1 कितना बच्चा लेमडा अब बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना दूरी दे रहा है बुआ रे, R दूरी दे रहा है, तो यहां पे की लगा देंगे, R लगा देंगे। अब बट्टा ये E1 का वैल्यू हो गया, बट्टा क्या बोला E2 ना, और E2 का जो मान होगा बच्चा कितना दूरी पर, 2R दूरी पर और 2R दूरी पर बुआ रे E2 का वैल्यू कितना लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होगा, इनटू में होगा 2R होगा, ये होगा। अब बच्चा लोग देख, ये पूरा से पूरा कट रहा है, बच क्या रहा है, ऊपर बुआरे एक बच रहा है, एक बट्टा में ऊपर बच रहा है बुआरे 1/1 और नीचे बुआरे बच रहा है 1/2, ऐसा कुछ बटा। देख लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, R से बुआरे R कट गया, बच कितना गया, तो ऊपर बचा 1/1 और नीचे बच गया 1/2 बच गया। इसको ऐसे बच्चा लिख सकते हैं 1/1 और यहाँ 2 ऊपर चला गया 2/1, मतलब इतना अगले बच्चा रे 2/1। तो E1/E2 का जो अनुपात होगा बुआरे वो कितना होगा, 2:A होगा। यानी हम लोग का जो पहला आंसर होगा वो बच्चा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। देख कितना अच्छा से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं बच्चे अच्छे से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे बताऊंगा बच्चा लोग वैसे सीख लोगे। और प्यारे बच्चे, अगर कहीं पर लगेगा दिक्कत हो रहा है बच्चों को तो जरूर बताओगे बच्चा लोग कहां पर समस्या और कठिनाई देखने को मिल रहा है। और अगर लगे कोई क्वेश्चन है जो जानना चाहते हो बच्चे लोग तो करना है कमेंट बॉक्स में, उस क्वेश्चन को पिन कर देना है। और कह रहा है कि यहाँ पर P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण अनुभव, बोले अधिकतम तो टाउ मैक्स जो होता है ये अधिकतम बल आघूर्ण,
तो टाउ मैक्स बोल रहा है। और ये टाउ का फॉर्मूला बच्चा पहले देख, टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है पी ई साइन थीटा होता है, ये टाउ का फॉर्मूला होता है, टाउ का फॉर्मूला, ये बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है। और ये महत्तम कब होगा, महत्तम बच्चा कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, +1। अगर साइन का वैल्यू +1 हो जाए अरे तो यहां पर ये टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू +1 कब होगा, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि जो महत्तम बलाघूर्ण बोल रहा है अनुभव करेगा, तो पी और ई के बीच कोण पूछ रहा है, तो बच्चा कोण कितना होना चाहिए, कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। महत्तम बलाघूर्ण तभी काम करेगा या तभी होगा जब वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच कोण कितना का बनेगा, कितना बच्चा, 90 डिग्री का बनेगा। बात समझ रहे हो। तो इसका ऑप्शन हम लोग का तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे आजा बच्चा, चौथा नंबर देख, चौथा में बोले कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है। तो बोले पहला विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गया और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गया, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा बोले अगर काट दिया तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर और इसके कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा कहां हो गया, इस साइड हो गया। तो बउआ रे, दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर काट दिया तो विद्युत क्षेत्र का दिशा 2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं होता है। तो इस चीज को बच्चा मेरे याद रखना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, वो पूछेगा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, तो हमें उसका उत्तर क्या देना है, वो एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बच्चा, नहीं काटती, हम लोग का 4 का डी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर वो काट दिया तो जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा 2 हो जाएगा, जो कि संभव बिल्कुल नहीं। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं काटती है। आगे आ जाओ, 5 नंबर बोर्ड देख, यहां क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक। ईएसयू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये ईएसयू मात्रक पूछ रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का बॉडी ईएसयू मात्रक कितना होता है, तो 4.78 के पावर -10 होता है। ये बच्चा रे इसको याद कर लेना है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बिल्कुल रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मान कितना होता है। तो क्वांटम जब बोलेगा बुआ रे तो 4.78 के पावर -10 इसका उत्तर होता है, आंसर होता है। इस चीज को बच्चा याद रखना है। आगे आ जाओ, अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। यहां कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना हुआ, एक डायपोल है, एक डायपोल है, एक द्विध्रुव है बच्चा, और ये बोला है विपरीत आवेश से बना हुआ है। तो इस पर कितना बुआ रे, इस पर आवेश हो गया प्लस में 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, इतना का आवेश है। इस साइड बच्चा कितना दिया, -3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब और इसके बीच का जो दूरी है ना, वो दूरी मतलब कि यहाँ ये जो दूरी हुई बुआरे, ये दूरी कितना दे दिया बच्चा, 2l का मान दे दिया 2.5 गुना 10 के पावर बच्चा मेरे 10 मीटर। ये 12 का मान, द्विध्रुव का लंबाई तो 12 होता है, तो ये जो दूरी दिया, ये जो बच्चा जो दूरी दिया, ये जो दूरी दिया, ये किसका मान है, ये 12 का मान है कि l का, ये 12 का मान है ना। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई 12 माना जाता है। तो बउआ रे P बराबर कितना होता है, P बराबर 2QL होता है। इसको लिख सकते हैं Q गुना में क्या लगा सकते हैं 2L। तो बउआ रे Q देख तो कितना दिया, यहाँ Q का बच्चा मॉड होता है। Q का मॉड काहे होता है, क्योंकि अगर आवेश प्लस माइनस में होगा तो प्लस कर देगा, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है। P इजिकल टू होता है आवेश का परिमाण होता है, आवेश का परिमाण इंटू होता है 2L होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं 2QL ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चा देखो Q कितना दिया, अगर -Q लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस Q लेंगे तो भाई ऑलरेडी वो प्लस में रहेगा। तो Q का मान हो गया 3.2 गुना 10 के पावर -19 मॉड माइनस को प्लस करेगा। अगर ये आवेश लेंगे तो वो माइनस को प्लस कर देगा, अगर ये लेंगे तो तब तो कोई बात ही नहीं आता।
इंटू बुआ ने क्या बोला 12, तो 2.5 गुना 10 के पावर बच्चा मेरे कितना 10 के पावर -10 आ गया। तो यहां अगर बुआ ने गुना कर दे तो 3.2 गुना 2.5 यहां बच्चा कितना हो गया 10 के पावर माइनस कितना 29। तो देख बच्चा 10 के पावर -29 वाला जो ऑप्शन हम लोग का जो लग रहा है मतलब 6 है ना, 6 है, तो इसका ये दोनों आ रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन ये और ये दोनों में से कौन एक होने वाला है, क्योंकि 10 के पावर -29 दो में ही मिल रहा है। अब इसका बच्चा इंटू कर ले, इसका इंटू कर ले 3.2 और 2.5, तो 5 दूना 10 के 0 0 हासिल रहा 1 रहा, 5 या 15 1 16 16 आ गया, यही ना। अच्छा अब यहां बच्चा कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। अब बुआ कितना 0 6 4 10 के 0 हासिला 1 6 1 7 1 8 आ गया, यही ना 8 आ गया, 5 या 15 1 16 हो गया। ये तो 8 आ रहा है बच्चा रे, और 2 दूना 4 हो गया 3 दूना 6 हो गया, तो 16 और 4 6 में तो 8 आ रहा है बच्चा। पांच या 15 1 16 ठीक तो है। नहीं 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 ये दशमलव गलत जगह लगा हुआ है। ठीक तो है, ये 8 आ रहा है, मतलब हम लोग का जो आंसर होना चाहिए, 1 मिनट बुआरे 1 मिनट रुक जाओ मैं इसको देख लेता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन सही है। बस बच्चा 1 मिनट हो जा। हाँ बच्चा ये 8 आ रहा है, ये 8 तो ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन जो है ना 3.2 हो गया 2.5 ये सब सही है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा था और यहाँ पे कितना 3.2 आ गया और 2.5 को इंटू करने पर बच्चा ये 8 ही आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन बच्चा इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, मतलब इसका आंसर होगा 8.0 गुना 10 के पावर -29 होगा और ये बच्चा कूलम्ब मीटर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन बच्चा नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो 2.5 हाँ कोई ऑप्शन बच्चा नहीं मिल रहा है, हम लोग का नहीं मिल रहा है तो किसी को सही कर लेते हैं जो बात है, तो हम लोग इसको हटा के इसको हटा लेते हैं और इस यहाँ पर कर देते हैं 8.0 तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा सही। देख ले भाई कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन देख कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया हुआ है, होता है ना जो Q इंटू 12 होता है और यहाँ और उनके बीच का दूरी 2.5, ये 12 का मान बच्चा हो गया, तो हाँ ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। चल बच्चा स्क्रीनशॉट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जा, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है 6 नंबर हो गया ना, 6 के बाद बच्चा बोल रहा है 7 में कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो सबको पता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र बच्चा क्या होता है संरक्षी होता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चा संरक्षी होता है असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा संरक्षी होगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र बच्चा क्या होता है ये संरक्षी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनने का चांस बिल्कुल रखना है, और ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिहार बोर्ड 2026 के 12th के एग्जाम में, इसलिए बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना है मेरे बच्चे, अच्छे से इसको रखना है और ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा देखने को। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन बुआ कह रहा है तुम्हारा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव, जो अक्ष बोलेगा ना वो अक्ष को छोड़ देना है, अगर z अक्ष बोलेगा तो समविभव जो होगा वो x y में होगा, अगर y अक्ष बोलेगा तो समविभव x y में होगा, मतलब अगर z बोल दिया तो समविभव x y होगा, अगर y बोल दिया तो समविभव एक्स जेड होगा, मतलब वही एक्स जेड एक्स होगा, एक्स जेड ले ले, और बोले जेड बोल दिया तो ये वाई एक्स होगा, यानी एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, तो जो अक्ष बोलेगा ना बच्चा उसी के अलोंग कर देना, तो कौन अक्ष बोला एक्स अक्ष बोला, तो एक्स बोल रहा है सॉरी जेड अक्ष बोल रहा है, तो किसके अलोंग हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई, तो एक्स वाई हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स वाई तल हो जाएगा, बात समझ रहे हो।
जिसमें बोलेगा उसको छोड़ के आज जो हम लोग का तल बचता है, अगर 3D बच्चा ऐसे होता है ना, ये हम लोग का x होता है, ये हम लोग का y होता है और ये हम लोग का z होता है। जो अक्ष बोलेगा उसको छोड़ के जो बच गया उसके तल में कर देना है। चल बच्चा इसका स्क्रीनशॉट कर लिया, आगे आ जा। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है यहां पे देख तो ध्यान से कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, मतलब एक गोलीय चालक है उसको आवेशित किया जाता है, मतलब उसको आवेशित कर दिया, मतलब हुआ रे एक गोलीय चालक हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको आवेशित कर लिया, इसको आवेशित कर लिया, इसको बच्चा ने आवेशित कर लिया, बच्चा इसको आवेशित कर लिया। अब कह रहा है इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो बच्चा लोग ये चीज बच्चा ध्यान रखना है कि अगर खोखला गोला होगा, बच्चा गोला कैसा होगा, खोखला, खोखला आवेशित गोला, आवेशित गोला, खोखला बच्चा क्या होगा, आवेशित गोला होगा, आवेशित बच्चा गोला होगा। तो बुआ ई याद रखना कि ई का मान केंद्र पर कितना होगा, 0 होगा। ई का मान केंद्र पर कहां, 0। अब बुआ ई का मान कहां होगा, बोलेगा भीतर, भीतर, तो भीतर में भी ई का मान बच्चा कितना होगा, 0। जब गोला कैसा होगा, खोखला होगा और बच्चा आवेशित होगा, तो याद रखना कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता गोला के भीतर में या गोला के केंद्र पर हमेशा कितना बच्चा, वो 0 होता है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बउआ कह रहा है यहां देखा जाए, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो बच्चा वो चीज याद रख, ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी जो धारिता होती है, इसकी जो धारिता हो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ये होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बउआ क्या कहां है, ये तो ऊपर हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट ये अणु की संख्या को दिखाता है, अणु की संख्या, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ये माध्यम का होता है ना, ये पढ़ा होगा बच्चा लोग, ये माध्यम का परावैद्युतांक को दिखाता है। तो इसके बीच जो अभी हवा है तो अणु की संख्या कम होगा, अगर इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे बुआ रे, तो एप्सिलॉन नॉट जो था, एप्सिलॉन का मान तो बढ़ जाएगा, और जब एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये नॉट है ना, अगर हवा नहीं होगा बुआ रे तो यहाँ पर एम हो जाएगा, एप्सिलॉन एम यहाँ पे हो जाएगा, एप्सिलॉन एम यहाँ पे हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, मतलब ये समझ बच्चा कि परावैद्युत पदार्थ को इसमें भरेंगे तो इसकी जो धारिता जो होगा, आवेश को जमा करने का जो बच्चा क्षमता होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो, हवा में क्या होता है, सबसे कम धारिता होता है, और हवा के अगर हटा के अगर कोई भी पदार्थ को भरेंगे, मतलब इसमें जस्ता को भर दे या किसी भी पदार्थ को भरेंगे तो इसका धारिता बच्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। तो कह रहा है उसकी धारिता क्या होगी बुआरे, उसकी धारिता बढ़ती है। याद रख ले बच्चा कि अगर बोलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को डालने पर उसकी धारिता क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगा। अब बोलेगा कितना, अगर मान ले बच्चा रे ये परावैद्युत पदार्थ का मान दे देगा, के दे देगा, अब तब बोलेगा धारिता कितना हो जाएगा। तो देख तो ध्यान से बच्चा कि इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। और जब परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाएगा, जब ये हवा था, जब इसमें बच्चा क्या था, इसमें एयर था, हवा था, मान लो बच्चा ये ऐसे था, समांतर प्लेट संधारित्र है, और जब इसके बीच में बउआरे कुछ पदार्थ को भर देंगे तो इसका जो धारिता होगा, इसका जो बच्चा धारिता होगा वो के गुना हो जाएगा, के गुना, के एप्सिलॉन नॉट ए अब बट्टा में बच्चा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे याद रखना, जब जब कोई परावैद्युत पदार्थ को भरेंगे और उसका परावैद्युतांक दिया होगा, और परावैद्युतांक कितना दिया होगा, के दिया होगा, और उसका धारिता पूछेगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहे हैं यहां पे देख, क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अचर अनुपात होता है, कौन सा अनुपात अचर मतलब कांस्टेंट होता है। तो बोल रहे एक एकांकी चालक के निम्न में से कौन सा अनुपात क्या होता है बच्चा, अचर होता है। तो वो होता है कुल आवेश बट्टा विभव, जो होता है वो अचर होता है। कुल आवेश बट्टा विभव बच्चा क्या होता है, अचर होता है। किसके लिए, अगर कोई एकांकी चालक है के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा बुआरे, जब बोलेगा अनुपात अचर होगा तो कुल आवेश बट्टा विभव क्या हो जाएगा, तो अचर हो जाएगा। इस चीज को बच्चा याद रखना है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछ भी चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसको बच्चा ध्यान में रखना है इस चीज को। आ गया तो 12 नंबर वर्ड देखो,
यहां बच्चा कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बल कितना, तो ये W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चा ये होता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को बल घुमाओगे, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे थीटा होगा। मान ले बच्चा ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र बच्चा, इसमें किसी डायपोल को घुमाओगे, इसमें किसी डायपोल को घुमाओगे, तो मान ले बुआ रे कि ये थीटा कोण पर, ये किसी न किसी कोण पर तो होगा। अब बच्चा मेरे ये थीटा कोण, तो इस डायपोल को जब तो घुमाओगे तो बच्चा इसका फॉर्मूला होता है W बराबर PE होता है cos थीटा 1, माइनस में बच्चा होता है cos थीटा 2 होता है। तो बच्चा मेरे याद कर लो, मान लो ये पहले कितना कोण पर रहा होगा, पहले रहा होगा 0 डिग्री कोण पर, ये ऐसे डायपोल था, अब इसको मैं रोटेट करा दिया, तो पहला कोण कितना, पहले तो ऐसे था, तो थीटा 1 मेरे बच्चे थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री का, और थीटा 2 मतलब क्या, कितना घुमाए, कितना घुमाए, मान ले कुछ घुमा दिए होंगे बच्चा लोग, कुछ घुमाए, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। जब थीटा मान लिया बुआ रे, तो कार्य का फॉर्मूला कितना PE, अब बुआ यहां देख थीटा 1 0 है, तो cos 0, तो cos 0 का मान कितना हो गया 1, अब माइनस कितना cos थीटा 2 है, तो cos अब थीटा 2 को मैं क्या मान लिया थीटा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे मेरा कार्य कितना मिल गया, W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। तो हम लोग का ऑप्शन को कौन सही हो गया बुआ रे, हम लोग का ऑप्शन हो गया यहाँ पर ए, हम लोग का सही हो गया। ठीक है, देख कितना बच्चा हलवा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चा बिहार बोर्ड में आ जाए, और आएगा भी, देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बिहार बोर्ड में नहीं आता है। अगर बच्चे मेरे सही से पढ़े तो एग्जाम में ज्यादा समस्या देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चे अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान से इसको देखना है। आगे आ जाए बच्चा, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहे तुम्हारा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है। बोले वो खोखला गोला है, कितना त्रिज्या बोले 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका बोर त्रिज्या कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, बोर ये 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहे इस प्रकार आविष्कृत किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव कितना 10 वोल्ट। बोले भी का मान कहां, पृष्ठ पर, भी का मान बच्चा कहां, पृष्ठ पर, कितना वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो गोला के केंद्र पर बच्चा मेरे याद कर ले कि जो गोला के पृष्ठ पर होगा, जो पृष्ठ पर होगा वही भी गोला के केंद्र पर भी होगा, अब वही क्या होगा, भी गोला के भीतर भी होगा। वही मेरे प्यारे बच्चे गोला के, देखिए जो पृष्ठ पर होगा वही विभव गोला के भीतर भी होगा, और वही विभव गोला के केंद्र पर भी वही होगा। तो गोला के पृष्ठ पर कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो वही कहां होगा, वही 10 वोल्ट कहां पृष्ठ पर भी होगा, वही 10 वोल्ट केंद्र पर भी होगा, और वही 10 वोल्ट गोला के भीतर में भी होगा। तो बच्चे यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां कहां पूछ रहा है केंद्र पर, तो बोले केंद्र पर आंसर कितना हो जाएगा, केंद्र पर बच्चा हो जाएगा 10 वोल्ट, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर यही बोल देता है कि गोला के पृष्ठ पर 500 वोल्ट है, तो गोला के केंद्र पर पूछता है कितना वोल्ट, 500 वोल्ट होगा। अगर बोलेगा गोला के पृष्ठ पर 700 वोल्ट है, और बोलता है गोला के भीतर सब जगह जितना पृष्ठ पर होगा, गोला के हर पार्ट में हर जगह कितना वोल्ट होगा रे, तो उतना ही होगा जितना हम लोग का कहां होगा, पृष्ठ पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है यहाँ पे कि 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवाट तक आविष्कृत, 20 किलो वोल्ट तक आविष्कृत करने में आवश्यक ऊर्जा, बोले U बराबर होता है 1/2 CV का स्क्वायर, ये होता है। तो बच्चा 1/2, देख बुआ C का मान कितना दिया 5 माइक्रो, 5 बोले माइक्रो का मान 10 की पावर -6 होता है। बोले भी का स्क्वायर, बच्चा भी कितना है 20 हो गया, के का मतलब कितना 1000 ना, के का मतलब 10 की पावर 3 हो गया, यहाँ क्या भी का स्क्वायर बोला, तो मैं भी का स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चा देख तो 5/2 और यहाँ 10 के पावर हो गया 6, माइनस में गुना, देख स्क्वायर है बुआ रे, इसको 2 बार लिखना, 20 गुना 20 और 10 के पावर -3, 10 की पावर 3 होता, मैं एक बार कर देता हूं 10 की पावर 6। देख तो यहां से बच्चा यहां कितना हो गया, ये 10 आ गया, 10 टाइम से कट गया तो 5, अच्छा ये बउआ पावर से देख तो ये पावर कट गया, यहाँ -6 वहां +6 हो गया, यहाँ कितना बच रहा है 5 आ गया, और 10 गुना कितना 200, 5 गुना कितना हो गया 200, ऐसा 2, फिर 200 को 5 से गुना किए तो 200 पंचे कितना 1000, हम लोग का कितना हो गया 1000, बच्चा 1000 कितना जूल हो गया। अब अरे 1000 जूल को, अरे 1000 मतलब वो किलो होता है, किलो होता है, इसको लिख सकते हैं 1 किलो जूल,
1 किलो जूल नहीं कर सकते बच्चा। एक का मतलब कितना, हजार, एक सॉरी 1K का मतलब कितना, 1000, 1K का मतलब 1000 हो गया, तो 1000 जूल हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन बच्चा कौन सही हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन हो गया इसका, यानी कि 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बच्चा क्या हो गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। अब बच्चा देख यहाँ पर के का मान अगर 1000 डाल दोगे तो 1000 गुना 1 कितना, 1000 जूल हो गया, और यहाँ कितना दिया हुआ, 1000 जूल दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बउआ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग का आंसर कितना है, 1 किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बच्चा, देख ले सिंपल क्वेश्चन है। सी का मान, सी का मान, ये सी का मान, ये सी का मान दिया हुआ है बच्चा मेरे, ये सी का मान हो गया बच्चा मेरे, ये किसका मान हो गया, ये हम लोग का भी का मान हो गया। सबका मान दिया हुआ इसमें डाल देना है और आंसर हम लोग का मिल जाएगा। यहां से आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे बोल रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होते बोले। तो मान ले बच्चा कोई संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी जो धारिता होगी, धारिता तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अब बाई कितना बच्चा, यहाँ D हो गया, वो C तो कांस्टेंट है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट का तो मान बदलेगा नहीं, इसका मान तो सबको पता है कितना होता है सो। तो बच्चा मेरे C प्रोपोर्शनल टू क्या है, A हो गया, और C व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या D। बच्चा मेरे D क्या होता है, D होता है दोनों प्लेट के बीच का दूरी होता है, और A क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चा, ये इसका A इसका क्षेत्रफल होता है। तो वो पूछ रहा है किसके व्युत्क्रमानुपाती, तो बच्चा मेरे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ना, जो बट्टा में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो ऊपर होता है वो समानुपाती होता है। इसका मतलब धारिता क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती है, और दूरी जो है वो धारिता के बच्चा मेरे क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच का दूरी हो जाएगा। ठीक है, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसकी बच्चा तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम। 16 नंबर में कह रहा है कि A तथा B के बीच का समतुल्य धारिता पूछ रहे हैं, समतुल्य धारिता पूछ रहे हैं, समतुल्य धारिता पूछ रहा है। और यहाँ पे बच्चा देख तो ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों बच्चा समांतर जुड़ा हुआ है, और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है, ये दोनों बड़े समांतर जुड़ा हुआ है। तो CP इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 होता है। तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 3 प्लस 2 बड़े 5 हो गया, ये 5 माइक्रोफैराडे हो गया, मतलब दोनों मिलके एक बन गया, और इसका वैल्यू 5 माइक्रोफैराडे, और बच्चा इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 4 माइक्रोफैराडे। अब ये दोनों कैसे जुड़ा, श्रेणी में, और श्रेणी का फॉर्मूला बोर्ड क्या होता है, 1/CS होता है, तो 1/5 1 कितना 4, तो इसका एलसीएम हो गया 20 हो गया, तो 4 प्लस 5 यानी कि 9/20 हो गया, और यहां से 1/CS का वैल्यू कितना आ गया, 9/20 बोरे CS कितना हो गया, 20/9 माइक्रोफैराडे इसका आंसर हो जाएगा। बच्चा कितना, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर देना है, 20/9 माइक्रोफैराडे हम लोग का, ये हम लोग का बच्चा सही हो गया। ठीक है, अब आजा अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है हम लोग का 1000 वाट का एक बल्ब है, उसको 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो कह रहा है बल्ब द्वारा खपत की हुई शक्ति पूछ रहा है, तो बोल रहा है कितना 220 वोल्ट है, और कितना वाट है, 1000 वाट है। तो यहां से पहले इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकालो, तो P इज इक्वल टू बच्चा V² होता है, तो बोले R कितना होगा, V²P होगा, V कितना बोले 220 है, तो 220 गुना 220 कर ले, अब बच्चा P कितना हो गया, 1000 हो गया, तो यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ, तो कितना, तो 22 गुना 22 अब बट्टा बच्चा कितना हो गया 10, ये हम लोग का R का वैल्यू हो गया, ये हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर शक्ति पूछ रहा है, तो 110 वोल्ट पर कितना रेजिस्टेंस हम लोग का दिया, हम लोग का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए 22 गुना 22 अब बट्टा कितना बुआ रे 10 ओम हम लोग निकाल लिए। हम लोग से पूछा शक्ति ना, P इज इक्वल टू बुआ कितना V²/R होता है, V कितना दिया 110, 110 गुना 110 अब बट्टा कितना बुआ रे 22 गुना 22 अब बट्टा कितना हो गया 10 हो गया। इसको हम लोग ऐसा लिख दें 11 गुना 11 गुना में 10 गुना में 10 नीचे वाला 10 गया तो ऊपर में 10 हो गया, अब बट्टा कितना हो गया 22 गुना 22 हो गया, तो 11 दूना 22 फिर 11 दूना 22 कितना गुना किया तो 1000 अब बट्टा बउआ कितना 4, यानी यहां से 250 और यहां लगा ले वाट लगा लो, मतलब हम लोग का आंसर कितना बोले 250 वाट हम लोग का यहां से आंसर सही हो गया। बात समझ रहे हो, ये बना सकते हो बच्चा, ये बना सकते हो, ये खुद से भी बना सकते हो, ये ज्यादा हार्ड नहीं है कि नहीं बन सकता है बच्चा, ये आसानी से बच्चा लोग बन सकता है। पहले क्या करना है रेजिस्टेंस निकाल लेना है, और जब रेजिस्टेंस बच्चा जब फाइंड हो जाए, जब रेजिस्टेंस निकल जाए तो हम लोग यहां से शक्ति का मान निकाल सकते हैं। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हम लोग का बोल रहा है, आज का फेरा लगा हुआ है,
आज का फेरा लगा हुआ है, आज गजब गजब का यहाँ पे कांड हो रहा है। आज माइंड जो है ना इतना डिस्टर्ब आज हो चुका है कि क्या बताऊं यार। हाँ देख बच्चा, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो पहला नियम किससे होता है बुआरे? ये होता है आवेश संरक्षण। पहला नियम काम करता है आवेश संरक्षण, संरक्षण से काम करता है। अब बच्चा दूसरा नियम जो बुआरे होता है ये किसका काम करता है? ये ऊर्जा संरक्षण, ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण पर, संरक्षण पर काम करता है। तो बुआरे ये हम लोग का आंसर क्या हो गया? आवेश संरक्षण एंड ऊर्जा संरक्षण। कह रहा था किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है किस पर? तो पहला था आवेश संरक्षण पर, दूसरा था ऊर्जा संरक्षण पर। तो हम लोग का बच्चा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही हो गया। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बड़े 20वां यहाँ पे कह रहा है कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो देख बच्चा, अर्धचालक का अगर ताप को बढ़ा दोगे ना तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक का बुआरे अगर तापमान को बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, जिस कारण से अर्धचालक का जो चालकता होता है बढ़ जाता है। भाई अर्धचालक की अगर चालकता को बढ़ाना है तो उसका तापमान बढ़ाओ, उसका चालकता बढ़ेगा, और चालकता बढ़ गया इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या हुआ होगा? घट गया होगा। देखना I इक्वल टू क्या होता है? V बटा R होता है। अगर R का मान बोले घटेगा तो रेजिस्टेंस करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस घटा तो करंट का मान बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस कब घटेगा? जब प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? प्रतिरोध बोले कब घटेगा? जब तापमान क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये कौन सा पदार्थ होगा? ये हम लोग का अर्धचालक होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन वो हम लोग का कह रहा है यहाँ पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध P, Q, R एवं S हो तो संतुलन की स्थिति में, देखो बच्चा, एक तुम्हारा ऐसे हो गया, ऐसे भुजा प्रतिरोध हो गया, ये बोल रहे ऐसे हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। संतुलन मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अगर इससे करंट का मान जीरो हो गया तो इसका मतलब ये किस अवस्था में है? ये संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में कब होगा? जब P बट्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा? R बट्टा S होगा। अगर ऐसे है तो संतुलन में है, और अगर ऐसे नहीं है तो संतुलन में नहीं है। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया? हम लोग का ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देख बोर्ड की बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर। 22 बच्चा बोल रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। बोले आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बोल रहा है। अगर वोल्टमीटर कैसा हो? आदर्श होगा तो उसका प्रतिरोध बच्चा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। वोल्टमीटर कैसा हो? आदर्श हो तो उसका प्रतिरोध बच्चा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और यही लगा होता है एमीटर, एमीटर लगा होता है तो उसका प्रतिरोध कितना बच्चा? शून्य हो जाता है। ठीक है, एकदम झकास क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन बच्चा सब। 22 हो गया ना, 22 के बाद आजा बच्चा 23 में आजा। यहां कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या? शून्य होता है, शून्य या बहुत कम होता है। आंसर क्या? शून्य, बहुत कम हटा दे भाई, शून्य दिया हो तो शून्य लगा दे। तो यहां पर क्या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना बच्चा? शून्य होता है, टिक लगा देना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है यहां पर कि एम्पियर घंटा किसका मान? एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर घंटा को अगर तोड़ेंगे तो सेकंड ना आएगा, तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है? कूलम होता है। याद करना I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, और यहां से Q इज इक्वल टू बच्चा मेरे IT होता है। तो I के लिए एम्पियर, समय के लिए सेकंड, इज इक्वल टू क्या होता है? कूलम होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक बच्चा? तो ये मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। बुआ रे इस चीज को याद रखना है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो बच्चा मेरे वो होता है आवेश का मात्रक होता है। बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन है कि देख के इसको अच्छा से बनाया जा सकता है। अगला कह रहा है किरचॉफ का दूसरा नियम है किस पर भाई? तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर है बच्चा रे? ऊर्जा संरक्षण पर। और पहला किस पर बच्चा? आवेश संरक्षण पर। चीज को याद रखना कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर है? तो आवेश संरक्षण पर। और किरचॉफ का बोले दूसरा नियम किस पर है? तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर होता है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। अगला बच्चा देख लो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बोरे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? बोरे अधिकांश जगह इसका आंसर गलत देता है। अधिकांश जगह देखोगे ना, अधिकांश गाइड में देखोगे तो इसका आंसर देगा 10,000 देगा, बट इसका करेक्ट आंसर बच्चा क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है 50,000, है ना। स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध बच्चा मेरे कितना होता है? 50,000 होता है। माइंड में घुसा लो, माइंड में उसको फिट कर लो। 27 में आ जा। 27 में बच्चा बोल रहा है कि वाहक तरंग पर किसी सूचना को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया। अरे वाहक तरंग मतलब हुआ, देखिए ये कौन सा तरंग हुआ रे? तो ये हम लोग का हो गया सूचना तरंग, ये सूचना तरंग। अब बच्चा ये मेरे कौन सा हो गया? ये हो गया वाहक तरंग, ये वाहक तरंग हो गया। अगर इसको अध्यारोपित करना है
मतलब सूचना तरंग को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करना बुआ मेरे बच्चा मेरे। तो ये ऐसे ना फोटो होता है ना, ऐसे फोटो होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे होता है, ये ऐसे बनता है, इसका भी कुछ ऐसा बनता है, यही ना कहलाता है मॉड्यूलन। मॉड्यूलन कहलाता है, यानी वाहक तरंग पर सूचना तरंग को, सूचना सिग्नल को अध्यारोपित करने की घटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चा मेरे मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन इंग्लिश में कहलाता है मॉड्यूलेशन, और हिंदी में कहलाता है बच्चा मेरे क्या? ये कहलाता है मॉड्यूलन कहलाता है। और बच्चा मेरे ये क्या हो गया? ये हो गया वाहक तरंग। वाहक तरंग हो गया, तरंग, ये वाहक तरंग हो गया। और इसको लोग कहता है मॉड्यूलित तरंग कहता है, मॉड्यूलित तरंग कहता है, मॉड्यूलित तरंग कहता है। बात समझ रहे हो? ये होता है, ठीक है। तो वाहक तरंग पर सूचना तरंग को अध्यारोपित करने की घटना कहलाता है मॉड्यूलन, और वाहक तरंग से सूचना सिग्नल को अलग करने की घटना कहलाता है वी मॉड्यूलन, यानी क्या कहलाता है? डी मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बच्चा देख ले। 27 तो हो गया ना, बस बच्चा 35 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन का सेट नहीं है, बस 35 क्वेश्चन है, और 35 क्वेश्चन हम लोग को बोरे पर डे देखने को मिलेगा। यहां कह रहा है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है भाई। तो पता है बच्चा सिग्नल दो ही प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो डिजिटल का यूज कहां होता है? जैसे यो हो गया ना, जैसे लॉजिक गेट था तो वहां पर डिजिटल सिग्नल पे वो काम करता था। रेक्टिफायर जो हो गया, जो भी मतलब जो भी ट्रांजिस्टर जो भी था, या जो हमारा जो मेन हम लोग का जो लॉजिक गेट था, तो लॉजिक गेट जो काम किया था वो डिजिटल सिग्नल पर। और बच्चा ये कौन सा सिग्नल है? अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पे बच्चा देख बच्चा मेरे, अगर ये हम लोग का कितना हो, इसको 0 बोल दे या इसको 1 बोल दे, कोई सिग्नल ऐसे होता है, और ये कहलाता है एनालॉग सिग्नल। ये बच्चा क्या कहलाता है? यही कहलाता है एनालॉग। एनालॉग ये कहलाता है कौन सा? ये हम लोग का कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल में क्या होता है? सिग्नल का जो मान होता है ना, वो 0 1 0 1 0 1 ऐसे में चेंज होता है। और एनालॉग में वर्ड क्या होता है? ये ऐसे होता है। ये जो सिग्नल देख रहे हो, ये वाला सिग्नल, ये बच्चा क्या कहलाता है? यही कहलाता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। और रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो कैसा होता है? वो एनालॉग होता है। बात समझ रहे हो? मैं ये पढ़ा चुका हूं, ये बच्चा कैसा होता है? एनालॉग होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन बच्चा देखा जाए, और यहां कह रहा है 28 हो गया, 29 देखा जाए। 29 पर कह रहा है कि एच ऊंचाई की एंटीना टीवी संकेत अधिकतम दूरी का प्रसारण। मैं बच्चा बता चुका था कि ये ऐसे करके मैं कुछ बताया था, और यहाँ पे हम लोग का एक एंटीना था, इसका प्रसारण दूरी ऐसा कुछ लिया था। ये एंटीना के हाइट क्या था? h था, और प्रसारण दूरी क्या था? d था। तो यहाँ d इज इक्वल टू कितना? रूट में 2HR ऐसा कुछ आया था। ये प्रसारण दूरी और ऊंचाई के बीच संबंध का ये फॉर्मूला था बच्चा। तो आंसर क्या होगा? रूट में 2HR होगा। ये मतलब ये यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर कितना? रूट में 2HR। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोरे? हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना। कि प्रसारण दूरी और एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध का फॉर्मूला कितना? डी बराबर रूट में 2HR, जहां डी होता है प्रसारण दूरी होता है, एच एंटीना की हाइट होता है, ऊंचाई होता है, और आर हम लोग का धरती का त्रिज्या होता है। आगे आते हैं, अगला वो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन संचरण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास। बहुआ टेलीविजन में 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, याद कर ले बच्चा। ये क्वेश्चन क्या है? VVI। टेलीविजन प्रसारण में जो आमतौर पर जो उपयुक्त आवृत्ति होती है वो कितना होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच का आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन बच्चा देख ले। अगला क्वेश्चन बोले कर 31 नंबर कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया क्या होता है? बोले अरे मॉड्यूलन का उल्टा। मॉड्यूलन में क्या होता है कि सूचना को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करता है, और वी मॉड्यूलन में क्या होता है कि जो वाहक तरंग पर जो सूचना को डाले थे उसको अलग करना कहलाता है वी मॉड्यूलन कहलाता है। मॉड्यूलन का उल्टा बच्चा क्या होता है? वी मॉड्यूलन। मॉड्यूलन का उल्टा क्या होता है? वी मॉड्यूलन। मॉड्यूलन क्या करता है? सूचना सिग्नल को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करता है। वी मॉड्यूलन क्या करता है? तो वाहक तरंग से सूचना सिग्नल को अलग करता है, ये कहलाता है वी मॉड्यूलन कहलाता है। बात समझ रहे हो? तो मॉड्यूलन का विपरीत प्रतिक्रिया बच्चा क्या होता है? तो ये होता है वी मॉड्यूलन होता है। आगे आजा, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? तो ये हॉर्ट्ज किया था। हॉर्ट्ज किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो बताने वाला वैज्ञानिक मैक्सवेल था।
और बउआ रे बताया था पर कोई सत्यापन नहीं दिया था, कोई सत्यापित नहीं किया था कुछ भी। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो खोज का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले जो बोलता है या जनक जो बोलता है वो किसको कहा जाता है? हॉर्ट्ज को कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जनक बोलेगा या खोजकर्ता बोलेगा तो कौन होगा बच्चा रे? वो हॉर्ट्ज हो जाएगा, हॉर्ट्ज हो जाएगा। अगला जा 33 नंबर बोर्ड देख, यहां कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग ये ऐसे चलता है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ लंबवत चलता है। अगर विद्युत क्षेत्र एक्स में होगा बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? वाई में होता है। इसके बीच में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करता है, लंबवत संचरण करता है। बात समझ रहे हो? जो तरंग दो दिशा में चलता है, दो दिशा में संचरण करता है, वो कहलाता है अनुप्रस्थ कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग है बच्चा? तो ये हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग हो गया। ठीक है, आगे आजा। और हम लोग का बच्चा लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, और ये कह रहा है आजा मेरे बच्चे, 35 नंबर क्वेश्चन आजा। नहीं 35 नहीं, 34 ही चलेगा शायद, 35 में था ना? हाँ ठीक है। कह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की में सबसे अधिक ऊर्जा कौन किसका होता है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 होता है। विद्युत चुंबकीय 7 गो, विद्युत चुंबकीय तरंग 7 गो होता है। सब बच्चा सब पढ़ा होगा, 7 गो होता है। और 7 में से सबसे ज्यादा जो होता है, मतलब या यहाँ पर जो दिया हुआ है, रेडियो तरंग हो गया या माइक्रोवेव या एक्सरे हो गया या गामा किरण, इनमें से सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा किसका होता है? बड़े ये गामा किरण का होता है। किसका बच्चा मेरे? गामा किरण का सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये गामा किरण मानव कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए सबसे डेंजर जो होता है हम लोग का कौन सा होता है? गामा किरण होता है। और गामा किरण और एक्सरे सौतेला भाई होता है, मतलब इसके पास भी तगड़ा पावर होता है लेकिन गामा से कम होता है। आगे आ जाए। यहां बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कुछ देर पहले मैंने बताया वो क्या होता है? परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है वो कितना कोण बोले? 90 डिग्री का बनता है। मतलब वेक्टर ए और ई जो होते हैं वेक्टर बी क्रॉस में आते हैं। क्रॉस के मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर लंबवत होता है। बात समझ रहे हो? तो बच्चा आज हम लोग का 35 क्वेश्चन आज खत्म हुआ। और बिहार बोर्ड में बउआ आज की क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। इसलिए आज का जो क्लास होगा था वो बिहार बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। जितने भी बच्चे हो इस क्लास को अच्छे से देख लोगे, और मैं उम्मीद करता हूं बउआ दिक्कत हो या समस्या होने वाला तो नहीं है, और मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, आगे भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज कितना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।